हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की बात स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोस में काफ़ी कमेंट थे कि सर ये बता दीजिए। तो मुझे लगा सबका आंसर देने से अच्छा ही है कि मैं फुल वीडियो बना दूं, जिसमें आपको फुल सिलेबस से लेके जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसकी हम बात करते हैं। देखिए, जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी जो मैंने कल कहा था कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन कंप्लीट आ गया। आइए इसकी बात करते हैं। जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है, ये लेवल 7 की जॉब है और ये समूह ख की है। ठीक है, कहीं-कहीं जगह मैंने गलती से समूह ग बोल दिया है। ये समूह ख की जॉब है। पहले समूह ग में थी पुराने नोटिफिकेशन में, इस समय समूह ख की जॉब है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत में आती है? तो ये परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में आती है। कितनी वैकेंसी है? तो आपने देखा होगा इसमें 221 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसी है वो 221 वैकेंसी है। अब पता नहीं उन्होंने कैसा आरक्षण का निर्धारण कर रखा है, ईश्वर जाने। जिसमें आरक्षित की 123 है, आपकी अनुसूचित अनुसूचित जाति की 21 है, जनजाति की 15 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 20 है। पता नहीं कौन सा साइंस उन्होंने लगा रखा है। ठीक है, अब वो सरकार जाने। ठीक है, तो इसमें जो आयु सीमा की बात की जा रही है, इसमें आयु 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ईडब्ल्यूएस को नहीं होता है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको जो उम्र में छूट मिलती है वो सभी छूट उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को प्रदान की जाएगी। उम्र की गणना जो है वो 1 जुलाई 2025 से की जा रही है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और बातें करते हैं इसकी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सर इसकी योग्यता क्या है? योग्यता के लिए जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सेम वही योग्यता है कि 30/24 के आधार पे जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शामिल क्या है, सामाजिक विज्ञान के किसी भी विषय में आपने, देखिए इससे पहले अगर आपने बीएससी कर रखा हो या बीए कर रखा हो या उर्दू कुछ भी कर रखा हो, आपके यूजी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब केवल पीजी से आपने पीजी में क्या कर रखा है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने बीएससी कर रखा है और बीएससी के बाद उन्होंने सोशियोलॉजी से पीजी कर लिया। ठीक है, या उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी से पीजी कर लिया, इग्नू वगैरह कराते हैं। तो ऐसे लोग की बात मैं कर रहा हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे केवल स्नातकोत्तर मांगा है इन सब्जेक्ट्स में। आपने यूजी में किया क्या, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आपने सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, साइकोलॉजी से, सोशल साइकोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, जियोग्राफी से, हिस्ट्री से और इकोनॉमिक्स से, केवल इन्हीं 8 विषयों का जिक्र किया गया है। तो अब इसके अलावा मुझे लगता है कि एमएसडब्ल्यू या कोई भी ऐसी जो सोशल वर्क में ही आते हैं उन्हें जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए केवल यही 8 वैकेंसीज हैं जिनको इसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि इन्होंने समकक्ष में कुछ नहीं लिखा है। समकक्ष में कुछ नहीं का मतलब मुझे लगता है कि एमएसडब्ल्यू बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सब्जेक्ट है? सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें अपीयरिंग वाले अलाउ नहीं है। ठीक है, आपका जो इसकी लास्ट डेट है उस दिन तक आपके पास सारे डिग्री सर्टिफिकेट सब अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, इसमें अपीयरिंग वाले अलाउ नहीं है, जिनका एमए अपीयरिंग है वो अलाउ नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ये अधिमानी योग्यता है। अगर आपके पास ये है तो आपको थोड़ी वरीयता दी जाती है। जैसे आपके पास प्रसार कार्य का अनुभव हो, या परिवार कल्याण के अंतर्गत अधीन किसी कार्यक्रम में आपने प्रशिक्षण ले रखा हो, या प्रादेशिक सेना में आपने 2 वर्ष के न्यूनतम ऐसे कुछ कर रखा हो, डिग्री हो आपके पास, या एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट हो, तो आपको थोड़ी सी अधिमानता दी जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो बार बार आप योग्यता पूछ रहे हैं, तो योग्यता में केवल यही सारे सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट। इसके और कोई सब्जेक्ट इन्होंने समकक्ष में नहीं दे रखा है। इन्होंने समकक्ष का पूरा लफड़ा ही खत्म कर रखा है और इसमें अपीयरिंग वाले अलाउ नहीं है। इस एग्जाम की लास्ट डेट से पहले आपके पास सारी की सारी डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए, जो ये आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, 1/4/2022 को ये बिल्कुल गवर्नमेंट की वेबसाइट से उनकी है। ठीक है, उसके आधार पे कितने स्वीकृत पद हैं, तो आइए नेक्स्ट पेज में बड़ा करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। देखिए, आप लोग कह रहे हैं सर कुछ जगह ग बोल रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने इसको ग में रखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है ये गलत हो गया हो, ये इसमें ख में है। ठीक है, ख में है। और ये प्रमोट होकर क्या बनता है, तो प्रमोट होकर बनता है जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी। ये भी आपका ख में है। तो मुझे लगता है हाँ ये गलत हो सकता है, क्योंकि ये आपका लेवल 8 की जॉब है। ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। तो यह ख समूह की जॉब है और 7th ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। अब देखिए इसमें कितनी पोस्ट थी, तो देखिए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के स्थायी 707 पोस्ट, 705 पोस्ट है, अस्थायी इतनी है, और वैकेंट लगभग इतनी है। अब सरकार ने पता नहीं क्यों इतना क्यों निकाला। हो सकता है कि बहुत सी ऐसी पोस्ट होती हैं जो कि विभाग से भरी जाती हैं। ठीक है, तो जो पद विभाग से भरे जाते हैं तो विभाग ही इसको जाने। मुझे लगता है हो सकता है इसके पद बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, बट इतने के लिए हम बात करेंगे 221 ही है।
अब आते हैं इसके परीक्षा का प्रारूप क्या है। ठीक है, देखिए तो परीक्षा के प्रारूप की बात की जा रही है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। क्या होगा? एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें जो लोग सफल होंगे, तो मुझे जहाँ तक अनुमान है कि जितनी सीट होंगी, जितनी सीट्स होंगी उसका 3 गुना बुलाया जाएगा। कभी कोई 4 गुना भी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं एक ही नंबर पे अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो 4 गुना भी हो सकता है। तो कम से कम 3 गुना लोग को बुलाया जाएगा। ठीक है, मेरिट के आधार पे, उनकी कैटेगरी के आधार पे, और उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद रिटन के जो स्क्रीनिंग एग्जाम है और इसके दोनों का, इसका आपका 25% और इसका 75% लेके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। क्या होगा? तो इसमें OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। पहली बात, नेगेटिव मार्क मैंने पहले बता दिया आपसे, 1/3 का होगा। ऑब्जेक्टिव होगा और जो प्रश्न पत्र होगा वो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में होगा। ठीक है, चलिए एचयू जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल के बारे में बार मैंने बता दिया है कि जॉब प्रोफाइल में इनका जॉब क्या है। इनका जो मेनली मैनेजर टाइप का जॉब है। जैसे अगर आप मेडिकल के टर्म की बात करते हैं तो मेडिकल में 2 होता है, एक होता है आपका मेडिको, एक होता है नॉन मेडिको। तो नॉन मेडिको है, मतलब मेडिकल सेक्टर में है बट इनका मेडिकल से कोई काम नहीं, इनका काम केवल मैनेजर का काम है। जो भी आपकी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, इम्यूनाइजेशन स्कीम्स होती हैं, जो भी होती हैं, उनके फैसिलिटेशन का काम ये आपका एचईओ करता है, जिसे हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं। ये कहाँ पे जॉब करते हैं? तो ये आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जॉब करते हैं, आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जॉब करते हैं। यहाँ पे 2 अफसर होते हैं। एक आपका होता है मेडिकल ऑफिसर जो मेन होता है, और सेकंड पे आपके, इनको बहुत जगह पे आरओ भी बोला जाता है क्योंकि रिव्यू ऑफिसर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, या इन्हें मैनेजर भी बोला जाता है। मैनेजर साहब कहाँ हैं? तो यही हैं। ठीक है, ये द्वितीय हस्ताक्षरित होते हैं, मतलब सबसे पहले इनका कहीं पे हस्ताक्षर होगा और दूसरा इनका हस्ताक्षर होगा, तो ही कोई काम हो पाएगा। तो इससे समझ सकते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, क्योंकि डॉक्टर साहब लोग मैक्सिमम बिजी होते हैं, तो मैक्सिमम काम यही देखते हैं। जो भी फंड रिलीज करना होगा, जब भी दोनों लोग के साइन नहीं होंगे, कोई फंड कोई कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ से इनकी वैल्यू आप समझ सकते हैं। इनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता है, तो आराम से अपना काम करते हैं और एंजॉय करते हैं। इनके अंदर में बहुत सारे कर्मचारी ब्लॉक में, सीएससी ब्लॉक में, तो समझ सकते हैं कितने सारे आशा, एएनएम, बहुत से इनके अंडर में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रमोशन की। बात करते हैं प्रमोशन, मैंने आपसे पहले बोला है इनका प्रमोशन DHEIO में होता है। चूंकि इनका कैडर बहुत छोटा है तो प्रमोशन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जो DHEIO होता है ये आपका 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है। इसकी जो आधी जो जॉब्स होती हैं ये आपका लोक सेवा आयोग से भरी जाती हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग से भरी जाती है। 2025 का जो लोक सेवा आयोग का जो वैकेंसी आई है, इसमें शायद 22 या 24 पोस्ट हैं DHEI की, मतलब आधी पोस्ट जो होंगी वो प्रमोशन से भरी जाती हैं, जो कि आपका एज के अकॉर्डिंग भरी जाती है। आपका एज देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एज कितने साल की सेवा कार्यकाल है उसकी बेसिस पे होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये होगी इसकी बात। अब बात करते हैं इसका सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या है। सिलेबस को पूरा डिस्कस नहीं कर, सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ पेपर होगा। अब कैसे होगा इसको देख लेंगे। ये जो 2025 में ये आपकी सेवा नियमावली चेंज हुई है। ठीक है, सीधी भर्ती के लिए सेवा नियमावली चेंज हुई है, उसके आधार पे क्या है कि पहले सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद 75% क्वेश्चन, 75% जो मैंने आपको समझा लिखित परीक्षा से होगा, और 25% वेटेज किसका होगा? आपका ये साक्षात्कार का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में आप एक लाइन में समझिएगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका रिटन पेपर होगा। ठीक है, रिटन पेपर भी होगा, उसमें जीएस होगा और पोस्ट स्पेसिफिक। जैसे आपको पता है यहाँ पे एचईओ की पोस्ट क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे साइंस का रोल बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। जीएस में भी, जीएस का नॉर्मल जिस तरह पीसीएस पेपर होता है उस तरह पीसीएस पेपर होगा, और पोस्ट स्पेसिफिक मतलब नई नई स्कीम्स क्या है, पुरानी स्कीम्स क्या है, उससे रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो इसके लिए आराम से आप मेरे पर रिलायबल कर सकते हैं। इंटरव्यू के वेटेज कितना है? 25% है। इसका वेटेज कितना है? 75% है। और दोनों ही मिला के जब दोनों मिल जाएंगे तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मुझे लगता है इस इमेज को देख के आराम से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, आपकी सारी शंका दूर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई शंका है
तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।